प्रिय छात्रों, मैं संतोष कुमार प्रयागराज से आज की वीडियो में 10वीं क्लास की प्रश्नावली 3.5 के दूसरे क्वेश्चन के पहले ऑप्शन को सॉल्व कर रहे हैं। इस प्रश्नावली के लिए पार्ट ई का वीडियो है और 10वीं क्लास के लिए 65 नंबर की वीडियो है। सो किसी भी वीडियो को देखने के लिए एक बार डिस्क्रिप्शन को जरूर चेक करना। तो यहाँ पे वीडियो शुरू करने से पहले सब्सक्राइब कीजिए ऑक्सी कोचिंग यूट्यूब चैनल को और बेल आइकन को ऑल पे कीजिए, जिससे फ्यूचर में कोई वीडियो आप मिस ना करो। अगर आपने पहले से ही सब्सक्राइब कर रखा है तो थैंक यू वेरी मच। तो यहाँ पे दूसरा क्वेश्चन का पहला ऑप्शन है, ए और बी के किन मानों के लिए निम्नलिखित समीकरणों के युग्म के अपरिमित रूप से अनेक हल होंगे। फिलहाल हमें क्वेश्चन में दो समीकरण दिया गया है और दोनों ही रैखिक समीकरण युग्म है। पहला समीकरण तो फिलहाल ठीक है, लेकिन दूसरे समीकरण में ए और बी जैसा कुछ दिया गया है। अब हमें यही ए और बी का मान बताना है, और वो भी ऐसा मान बताना है कि इन दोनों समीकरण का अपरिमित रूप से अनेक हल हो जाए। क्वेश्चन समझ में आ गया आपको? तो अब हम बढ़ते हैं क्वेश्चन के सॉल्व के ऊपर। तो यहाँ से हम करते हैं क्वेश्चन का हल। तो सबसे पहले इन दोनों समीकरण को हम थोड़ा सा सरल या अपनी भाषा में लिखते हैं। 2x + 3y = 7 है पहला। 2x + 3y = 7, ये फिलहाल किताब में दिया गया है। इस 7 को हम LHS में ले आते हैं। तो 2x + 3y, ये 7 इधर आएगा तो -7 हो जाएगा और = में 0। ये हुआ समीकरण 1। समीकरण 1 हो गया। सेम क्रिया हम समीकरण 2 के लिए भी करते हैं। तो a - bx a - b x प्लस a + by a + b y = 3a + b और -2। ये फिलहाल किताब में दिया गया समीकरण है। अब यहाँ पे ये यहाँ से यहाँ तक जो भी संख्याएं RHS में है उसे हम LHS में लेके आते हैं। तो देखते हैं क्या होगा। इधर तो सेम संख्याएं होंगी, a - b x प्लस a + b y, -3 आएगा तो -3 होगा, ये b आएगा तो -b और ये -2 आएगा तो +2 हो जाएगा। ठीक है, इक्वल टू 0 भी होना था, 2 = 0। ये हुआ समीकरण 2। अब दो समीकरण हमें अपनी भाषा मिल गया। अब इन दोनों समीकरण को हम इस चीज़ से तुलना करते हैं। ये आपको सामने दिखाई दे रहा है। ठीक है, a1x + b1y + c1 = 0, यानी पहले समीकरण को हम इस चीज़ से तुलना करेंगे और दूसरे समीकरण को हम इससे तुलना करेंगे, जिससे हमें a1, b1 और c1 कुछ इस तरीके के मान प्राप्त हो जाएंगे। तो देखो कैसे। हम a1 का मान देखते हैं। a1 का मान हमें क्या मिलेगा जी? पहले समीकरण का x का गुणांक 2 है तो 2 मिल जाएगा, और b1 का मान पहले समीकरण के लिए y का गुणांक, तो b1 का मान 3 हो जाएगा। और इसी तरीके से c1 का मान, यानी अचर पद -7 है तो -7 लिख लेते हैं। अब a2x + b2y + c2 = 0, इस चीज़ को हम समीकरण 2 से तुलना करते हैं। जब तुलना करेंगे तो हमें a2 = यक्ष का गुणांक, तो देखो यक्ष का गुणांक यहाँ से यहाँ तक की संख्या है, यानी कि यक्ष के गुणांक में a - b संपूर्ण संख्या है। तो a2 = क्या हो जाएगा? a - b। ठीक है, a2 का मान मिल गया। अब b2 को देखते हैं। तो y का गुणांक होगा, तो y का गुणांक फिलहाल a + b है तो हम इसे लिख लेते हैं a + b। अब c2 को देखते हैं, यानी कि ये अचर पद, तो यहाँ से लेके यहाँ तक ये सभी संख्या अचर पद की श्रेणी में आएंगी। ठीक है, तो -3a - b और +2। ठीक है, ये C2 का मान हो जाएगा। अब क्वेश्चन के अनुसार हमें a और b का ऐसा मान निकालना है कि अपरिमित रूप से अनेक हल हो, और आपको इसकी जानकारी होगी कि अपरिमित रूप से अनेक हल होने के लिए हम यहाँ पे लिख भी देते हैं कि अपरिमित रूप से अनेक हल होने के लिए, अनेक हल होने के लिए क्या होता है जी? तीनों ही आपस में बराबर होते हैं, जैसे कि a1/a2 ये बराबर होगा b1/b2 के, तथा ये भी = में होगा c1/c2 के। कंफर्म है ना? आपको ये पहले से ही पता होना चाहिए कि किस स्थिति में अपरिमित रूप से अनेक हल होगा या फिर किस स्थिति में कोई भी हल नहीं होगा। तो इस स्थिति में अनेक हल होता है तो हम ये सभी मान रख देते हैं। तो जी रखते हैं मान। रखने से पहले हम ये देखते हैं कि देखो a1/a2 जो है वो b1/b2 के बराबर में है। तो हम सर्वप्रथम इसी को ले लेते हैं, क्या कि जब a1/a2 = b1/b2। ठीक है, अब हम a1, b1, c1 और b2 का मान रखते हैं। तो यहाँ से मान रखें, तो a1 का मान है 2 और a2 का मान है a - b, तो यानी 2/a - b = b1/b2 है तो यानी 3/a + b, 3/a
ए प्लस बी। ये अब हम जब तिर्यक मल्टीप्लाई करते हैं तो ये ए प्लस बी का मल्टीप्लाई 2 के साथ करेंगे तो 2a प्लस 2 भी हो जाएगा, और इक्वल टू इधर से जब मल्टीप्लाई करें तो 3a माइनस 3b, 3a माइनस 3b ये संख्या हमें प्राप्त होगी। अब यहाँ पे जो ये 3b है इसे हम इधर लेके आते हैं, ठीक है, ये 3b है इधर आएगा तो इस 2b के साथ प्लस होगा तो 3 2 5b इधर हो जाएगा इक्वल टू ये 2x को उधर लेके, 2x कहाँ से आ गया जी, 2a होना चाहिए, देखो अभी मिस्टेक हो जाएगी, यहाँ पे 2a होना चाहिए। अब इस 2a को जब हम उधर लेके जाएंगे RHS में तो ये 3a के साथ माइनस हो जाएगा, ठीक है, तो कुल मिला के 3a माइनस 2a होगा, तो 3 में से जब 2 घटाएंगे तो सिर्फ a ही तो बचेगा। तो यानी कि देखो हमें a का मान फिलहाल प्राप्त हो गया, b के पदों में क्या मान मिला है, a इक्वल टू 5b, ठीक है। तो अब जहाँ पे भी a का मान होगा वहाँ पे हम 5b रख सकते हैं, ठीक है, लेकिन हम यहाँ कहाँ रखेंगे आपको भी बताते हैं। अब हम इसे देखते हैं कि जब अभी देखो हमने यहाँ से लेके यहाँ तक की संख्या ली, अब हम यहाँ से लेके यहाँ तक लेते हैं, यानी कि b1/b2 इक्वल टू c1/c2 को देखते हैं। तो जब b1/b2 इक्वल टू c1/c2 इसको जब देखें तो भाई b1/b2 का मान क्या होगा, 3/a प्लस बी इक्वल टू c1/c2 को देख लेते हैं। तो c1 का मान देखो यहाँ पे -7 है और c2 का मान ये संख्या है, तो c2 को हम फिलहाल कॉपी कर लेते हैं और c1 का मान हमें पता है, तो c1 का मान क्या है -7 और c2 का मान हमने कॉपी किया था तो ये लो हमने पेस्ट कर लिया, यहाँ पे -3 ये होगा, ठीक है। तो कंफर्म है ना कि देखो b1/b2 इक्वल टू c1/c2 हमने मान रखा है, ये b1 का मान, ये b2 का मान, इधर ये c1 का मान और ये c2 का मान, ठीक है। अब हम तिर्यक मल्टीप्लाई करके इन्हें सॉल्व करते हैं। जब तिर्यक मल्टीप्लाई करके सॉल्व करेंगे तो ये यहाँ पे जो भी संख्या है इन सभी संख्याओं का मल्टीप्लाई 3 के साथ करेंगे तो -9a और b के साथ करेंगे तो -3b, 2 के साथ करेंगे तो +6 इक्वल टू इन दोनों संख्याओं का मल्टीप्लाई -7 के साथ करेंगे तो -7a -7b ये संख्या होंगी। अब क्या करते हैं जी, ये 7b को हम इधर लेके आते हैं, ठीक है, 7b को हम इधर लेके आते हैं तो देखो बचेगा क्या, ये 9a को हम उधर लेके जाएंगे तो इधर सिर्फ -3b बचेगा, -3b और ये 7b भी इधर आ गया तो ये +7b हो जाएगा इक्वल टू ये -7 है इधर से है ही -7 है, ये -9a भी इधर आ गया तो +9 हो जाएगा और ये +6 भी इधर आ गया तो -6 हो जाएगा, ठीक है। आगे जो सॉल्व करते हैं तो 7b में से 3 भी घट जाएगा तो 4 भी बचेगा, 4b इक्वल टू ये 7a में से कुल मिला के 9a में से 7a घट जाएगा क्योंकि 9a प्लस है और 7a माइनस है, तो 9 में से 7 घटा 2 तो 2a प्लस 2a माइनस 6 होगा, प्लस क्या हो गया 2a माइनस 6, ओके। यहाँ पे हमें एक समीकरण मिला 4b इक्वल टू 2a माइनस 6 है, तो a का मान जो हमें 5b यहाँ पे मिला है ना, अब इसी मान को उठा के हम यहाँ पे रख देते हैं। a का मान क्या है जी 5b, तो हम इस a के स्थान पे 5b रख लेते हैं, तो 4b इक्वल टू 2 इंटू a के स्थान पे हमने 5b रख लिया और ये -6 था ये, तो ये 5 दूनी 10, देखो क्या होगा 5 दूनी 10 यानी कि 4b इक्वल टू 10 भी इधर आया -6 इधर आया, ये 10 भी को हम इधर लेके आते हैं तो ये 4 के साथ घटेगा तो कुल मिला के -6 भी इधर इक्वल टू और -6 भी इक्वल टू -6 ये संख्या मिली। अब -6 से इस -6 को काट देंगे तो b इक्वल टू 1 हमें प्राप्त हो जाएगा। देखो b का मान हमें प्राप्त हो गया, क्या मान प्राप्त हुआ 1, ठीक है। अब इसी b का जो मान प्राप्त हुआ है ना a इक्वल टू 5b, अभी ऊपर ही मान हमें प्राप्त हुआ था, आपको एक बार दिखा भी दें, ये देखो यहाँ पे 5b इक्वल टू a, ठीक है, तो हम इसी चीज़ को यहाँ पे फिर से लिखते हैं a इक्वल टू 5b। अब b का मान जो 1 प्राप्त हुआ है वही हम रख देते हैं, a इक्वल टू 5 इंटू b के स्थान पे 1 रख देते हैं, तो a का मान हमें क्या मिला 5। तो आपने देखा हमने किस तरीके से b का मान 1 प्राप्त कर लिया और a का मान 5, और यही इस क्वेश्चन का उत्तर है। आई होप कि आपको क्वेश्चन आसानी से समझ में आ गया होगा। यदि कहीं पे भी समझ में नहीं आया तो एक बार आप कमेंट बॉक्स में बताना। साथ ही आपको एक और बात बता दें कि यदि आपको नहीं पता कि कब अपरिमित रूप से अनेक हल होता है और कब कोई हल नहीं होता या फिर कब सिर्फ एक हल होता है या अद्वितीय हल होता है, या फिर रैखिक समीकरणों को हम कैसे आसानी से सॉल्व कर सकते हैं, इनको सॉल्व करने की कितनी विधि हैं, यानी कुल मिला के रैखिक समीकरण से संबंधित जितने भी टॉपिक आपके मन में हैं सभी पर वीडियो आपको मिल जाएगी। तो एक बार इस प्लेलिस्ट को जरूर चेक करना, डिस्क्रिप्शन में भी प्लेलिस्ट मिलेगी और आई बटन पे भी मिलेगी, तो आप जाओ
चेक करो और अपना ज्ञान बढ़ाओ। तो फिर मिलता है नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, ख्याल रखना अपना। और हाँ, आपके किसी क्वेश्चन के लिए टेलीग्राम पे आके अपने क्वेश्चन पूछ लेना यार। अब बाय बाय।